कल आपने पढ़ा था कौन कौन सी, कॉरी हाउस सिंथेसिस और दूसरी कौन सी दी थी आपकी, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन कहाँ पर आपकी यूज़फुल है, जहाँ पर को क्या किया जाता है आपका इवन नंबर ऑफ एल्केन का सिंथेसाइज करना है, वहाँ पर किसको करते हैं आपका वुड्स रिएक्शन। और सेकंड कौन सी थी आपकी कॉरी हाउस, जो कहाँ पर मोर एप्लीकेबल है, जहाँ पर हमें ऑड नंबर ऑफ एल्केन को सिंथेसाइज करना होता है। एक रिएक्शन और है जो पूछी जाती है, दैट इज कोल्बे सिंथेसिस, कोल्बे रिएक्शन। तो क्या होता है आपका, इसमें क्या किया जाता है, कार्बोऑक्सिलिक एसिड जानते ही है ना आप लोग, क्या होता है COH ग्रुप जिनमें होता है, या RCOH नोन एज कार्बोऑक्सिलिक एसिड, COH ग्रुप को बोलते हैं कार्बोऑक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक, व्हेन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय सोडियम, दिस इज नोन एज सोडियम कार्बोऑक्सिलेट। ठीक है, या सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड। तो क्या करा जाता है, देखो सोडियम साल्ट का कार्बोऑक्सिलिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस करने पर जो एनोड है वहाँ पर हमें क्या मिलता है आपका एल्केन्स मिलते हैं। तो ये जो रिएक्शन कहलाती है वो क्या कहलाती है आपकी कोल्बे रिएक्शन और कोल्बे सिंथेसिस कहलाती है। फॉर एग्जांपल RCOO नेगेटिव Na, इसका क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं किसके में, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोड। तो क्या हो रहा है आपका R डैश बन रहा है आपका, ये दो R मिलके बना रहे हैं आपका एल्केन, दो CO2 निकल जा रहे हैं और क्या बन रहा है NaOH और H2 बनता है। ठीक, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज कोल्बे रिएक्शन। अब इसकी क्या देखो मैकेनिज्म क्या है आपका, ये क्या है आपका RCOONA, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड। जब इसको क्या किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, तो ये सॉल्ट है क्या होता है आइनाइज हो जाता है, किस में कन्वर्ट होता है, बल्कि रिवर्सेबल मार्क होना चाहिए, RCOO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। तो क्या बनाता है कार्बोऑक्सिलेट आइन एंड सोडियम आइन। ठीक है, कौन क्या बनता है आपका कार्बोऑक्सिलेट आइन एंड सोडियम आइन बनता है। ठीक, अब देखो सोडियम आइन में प्लस चार्ज है तो कहाँ चला जाएगा कैथोड में, और जो कार्बोऑक्सिलेट है उसमें नेगेटिव चार्ज है तो कहाँ पर आ जाएगा आपका एनोड में आ जाएगा। ठीक है, तो सोडियम आइन कहाँ पर आता है आपका कैथोड में, नेगेटिव इलेक्ट्रोड में। तो ये यहाँ पर आता है सोडियम आइन, ये प्लस है तो ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और किस में कन्वर्ट होता है, दिस इज कन्वर्टेड इंटू सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, फिर क्या होता है सोडियम मेटल किससे रिएक्शन करता है, फिर आपका वाटर से रिएक्शन करता है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम मेटल रिएक्टेड विथ 2 वाटर मॉलिक्यूल, और क्या बनाते हैं देखो NaOH और क्या निकल जाती है H2। तो क्या बनेगा फिर आपका 2 NaOH प्लस H2। ठीक, तो ये दीज रिएक्शंस कहाँ पर होती हैं आपकी कैथोड पे। ठीक, अब एनोड पे क्या होगा, देखो पॉजिटिव है तो कौन सा आइन आएगा नेगेटिव, RCOO नेगेटिव। नेगेटिव है तो क्या करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक, किस में कन्वर्ट होता है RCOO रेडिकल, मतलब कार्बोऑक्सिलेट रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोऑक्सिलेट रेडिकल दिख रहा है RCOO रेडिकल, RCOO रेडिकल। तो ये फिर क्या होगा आपका, इसका होमोलिटिक फिशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। ठीक, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या बना देगा डबल बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा CO2। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन ऐसा बनेगा ना C रेडिकल और ये ऐसे रेडिकल। ठीक, तो ये रेडिकल रेडिकल क्या बना देगा बॉन्ड बना देगा, तो ये क्या हो जाएगा CO2, और ये क्या बना R रेडिकल। ऐसे ही ऊपर भी होगा R रेडिकल और R रेडिकल मिलेंगे तो क्या बनेंगे R सिंगल बॉन्ड R, तो एल्केन्स बनते हैं। ठीक, तो इसकी भी जो कोल्बे सिंथेसिस है इसका भी जो एडवांटेज है वो ये है कि हम क्या बनाते हैं आपके इवन नंबर्ड एल्केन्स को बना सकते हैं। ठीक है, क्या बनाएंगे आपके इवन नंबर्ड एल्केन, ऑड नंबर को नहीं बना पाते। तो ऑड के लिए सबसे सुटेबल मेथड कौन है फिर आपकी कॉरी हाउस सिंथेसिस है। ठीक है, नेक्स्ट है हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी बात करें तो हम जानते हैं कि जो एल्केन्स है दैट आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन। पैराफिन वर्ड इज मेड अप बाई 2 वर्ड्स पैरम प्लस ऑफिनिस, मीन्स क्या होता है आपका वेरी लेस रिएक्टिव। ठीक, तो एल्केन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव, दैट्स वाई दीज आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स। और सैचुरेटेड क्यों कहते हैं पता ही है, कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी इज फुलफिल्ड बाई ओनली सिंगल बॉन्ड, दैट्स वाई दीज आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, स्ट्रक्चर जानते हो टेट्राहीड्रल होता है इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन पता ही है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब एक पॉइंट कभी कभी पूछा जाता है कि जो ये देखो मैंने 3 एल्केन्स लिखे हैं, दिस इज क्या फॉर्मूला है आपका 3 आइसोमर है C5H क्या है 12 दिख रहा 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये C5H12, ये भी C5H12 और ये भी C5H12। तीनों में क्या डिफरेंस है, ऑल कार्बन आर अरेंज्ड इन अ सिंगल लाइन। ठीक, इन सेकेंड स्ट्रक्चर 4 आर अरेंज्ड इन अ लीनियर चेन एंड 1 इज प्रेजेंट इन द ब्रांच चेन, एंड दिस इज क्या हो रहा है आपका 3 कार्बन आर प्रेजेंट इन अ linear chain and 2 are in the branch chain. ठीक, so this is known as normal pentane, this is known as isopentane, and third one is known as neopentane. ठीक है,
तो ये पूछा जाता है कई बार कि क्या होता है, देखो जैसे जैसे क्या होता है आपका चेन ब्रांचिंग बढ़ रही है, इसमें एक भी ब्रांच नहीं दिख रही, कहीं ब्रांच हमें ऊपर नीचे नहीं दिख रही। ब्रांच जानते हो ना, लीनियर चेन से जो कार्बन ऊपर और नीचे अटैच होता है, दैट इज नोन एज ब्रांच। तो देयर इज नो ब्रांचिंग इन नॉन नॉर्मल पेंटेन। आइसोपेंटेन के केस में तुम्हें एक ब्रांच दिख रहा है ना, CH3, और इन द केस ऑफ नियोपेंटेन देयर आर 2 ब्रांचेस, वन CH3 इज हियर एंड अनदर वन इज हियर। ठीक, तो ये पूछा जाता है कि जब ब्रांचिंग इंक्रीज होती है तो बॉइलिंग पॉइंट हम कंपेयर कर रहे हैं, देखो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 36 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड वन बॉइलिंग पॉइंट इज 28 डिग्री सेल्सियस एंड थर्ड वन बॉइलिंग पॉइंट इज 9.5 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट जानते हो कि नहीं जानते हो? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ठीक, जब क्या होता है आपका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल देखो, सपोज हम क्या कर रहे हैं, किसी लिक्विड को क्या कर रहे हैं आपका गर्म कर रहे हैं। ठीक, तो गर्म करेंगे तो क्या होगा, अब जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे हीटिंग मिलेगी तो क्या होगा, इनका मूवमेंट बढ़ेगा, मोशन बढ़ेगा, इधर उधर करेंगे, और जब क्या होगा मोशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और इनके बीच के क्या लगता है आपका जो फोर्स लगता है, वंडरवॉल फोर्स वगैरह लगते हैं, उनको तोड़ देगा। मतलब इतनी ज़्यादा हीट मिल जाएगी कि वो प्रेशर या वो फोर्स काम नहीं करेगा। तो ये क्या करते हैं आपका सरफेस को छोड़ के बाहर निकलने लगते हैं। कौन? जो मॉलिक्यूल सरफेस में होंगे। ठीक है, तो ऊपर की ओर जब क्या निकलेंगे, मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, तो क्या करेंगे, वो एक वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे ऊपर की ओर, एटमॉस्फेयर की ओर। ऊपर से कौन सा प्रेशर लगता है नीचे की ओर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, द टेम्परेचर एट विच एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर, दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पे दोनों बराबर हो जाएंगे, वेपर प्रेशर मतलब नीचे से ऊपर की ओर प्रेशर, वेपर का जो प्रेशर होगा वेपर प्रेशर, वो किसके इक्वल हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब बात कर रहे हैं, देखो यदि नॉर्मल पेंटेन होता तो नॉर्मल पेंटेन का स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा होगा लीनियर टाइप का, मतलब लाइन टाइप का है। ठीक, तो दूसरा भी ऐसा ही होगा। अब एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, तीसरा। अब देखो क्या होगा आपका, ये क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया क्या हो रहा है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है, दिख रहा, एक लेयर दूसरे लेयर के कांटेक्ट में है। ठीक, लेकिन यदि हम नियोपेंटेन की बात करें तो इट्स स्पेक्टर जो स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट कैसा है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, दिख रहा। तो कैसा स्ट्रक्चर है, ये स्पेरिकल है। ऐसे दूसरे का भी स्पेरिकल होगा। तो कितना पोर्शन कांटेक्ट में आ रहा है? इतना पोर्शन। समझ में आ रहा है? इसमें क्या हो रही है, चेन ऐसे आपस में पूरी जुड़ जा रही है। क्या लग रहा है कहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा होगा? जब लीनियर होगा तब अट्रैक्शन होगा ज़्यादा, या जब स्पेयर होगा? तो जब स्पेरिकल होता है तो उस समय क्या होता है, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। स्पेयर का क्या होता है, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। तो सरफेस एरिया यदि डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा आपका, जो इंट्रैक्शन होगा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वो भी कम होगा। ठीक, तो ये जो अट्रैक्शन होगा इस लेयर और इस लेयर के बीच का जो अट्रैक्शन होगा वो लीनियर में ज़्यादा होगा, और इसका जो ये लेयर है और जो इसकी ये लेयर है, इनका अट्रैक्शन किस में, जब वो क्या होंगे, स्पेरिकल होंगे, मतलब सर्किल टाइप में होंगे, तो इसमें क्या होगा, कम होगा। तो इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इनको तोड़ने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी, तभी तो फ्री होंगे मॉलिक्यूल। तब जाएगा जब मॉलिक्यूल फ्री होगा। अब जब दूसरा उसको बांधे रखेगा तो कहाँ से फ्री होगा? समझ में आ रहा है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसके मॉलिक्यूल को फ्री करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होनी पड़ेगी? लीनियर वाले को। ठीक, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ज़्यादा होगा, ज़्यादा टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल फ्री होंगे। ये कम टेम्परेचर, थोड़ा सा गर्म करोगे ये टूट गया, क्योंकि अट्रैक्शन ही नहीं है ना, बहुत कम अट्रैक्शन है, उनके जो कॉन्टैक्ट पोर्शन है बहुत ही कम है, तो ये टूट जाएगा। तो क्या होगा, थोड़ा सा भी टेम्परेचर देंगे, काइनेटिक एनर्जी मिली, ऊपर चढ़ा गया तो वेपर में कन्वर्ट हो गया, वेपर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो जो इन कंपाउंड्स का है इनका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका, लीनियर कंपाउंड का हाई होता है, और जो ब्रांच्ड कंपाउंड होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, कम होता है। ये कभी पूछा जाता है कि एल्केन्स में ऐसा क्यों होता है लीनियर का, और इसका कंपेयर करें तो हमने क्या बताना है, आपने ये बना के क्या कर देना है, ऐसे स्ट्रक्चर बताना है और बताना है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, या एलिमेंट से, ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो जब दो लेयर एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो कौन सा फोर्स लगने लगता है, वॉन डर वाल फोर्स लगता है। और वो किस पे डिपेंड करता है, कितना एरिया कांटेक्ट पे आ रहा है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा उतना ही ज़्यादा क्या लगेगा आपका, फोर्स लगेगा। ठीक है, तो जो लीनियर है उसमें सबसे ज़्यादा एरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है तो इसमें फोर्स सबसे ज़्यादा लगेगा, और जो आपका स्पेरिकल है उसमें क्या हो रहा है, आपका जो एरिया है वो कम एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है तो इसमें क्या होगा, आपका कम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पहले पढ़ चुके हैं कि कैसी रिएक्शन देता है, ये कैसे होते हैं आपके, कम रिएक्टिव हैं। हेलो, क्या कौन कौन से लिमिटेड रिएक्शन पढ़ी हैं आपने, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, आइसोमराइजेशन और एरोमेटाइजेशन, ये आप खुद पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, जो
हेलोजिनेशन है, क्लोरीन के साथ है क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडोनेशन और फ्लोरीनेशन। इनमें कभी मैकेनिज्म पूछी जाती है क्लोरीनेशन की, तो ये आपको बताई गई है, एक बार देख लेना इसको कौन सी मैकेनिज्म होती है फिर आपकी रेडिकल मैकेनिज्म से होते हुए ये जाता है। ठीक है, और ये आपका